नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। देखो जो एसी वेल्डिंग सेट होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है या फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या फिर बूस्टर टाइप ट्रांसफार्मर होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा जिस ट्रांसफार्मर को हम एसी वेल्डिंग सेट में यूज करते हैं वो हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही हम क्यों एसी वेल्डिंग सेट में यूज करते हैं, क्योंकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज रहता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू प्राइमरी वाइंडिंग में कम रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर कम वोल्टेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होता है उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। और हम सभी जानते हैं वेल्डिंग के लिए हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है, इसीलिए हम जो वेल्डिंग सेट होता है उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल एग्जॉट ऑन ईच अदर। देखो जब दो कंडक्टर पैरेलल में होंगे और उसमें क्या होगा ना, जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स मान लो ये कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ये जो उसके पास में जो पैरेलल में जो कंडक्टर है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो ये दोनों कंडक्टर के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स रहेगा या फिर एक्सियल फोर्स रहेगा या फिर इनमें से कोई भी फोर्स दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो इसका आंसर होगा जब दो पैरेलल कंडक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होता है ना, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर उस दोनों कंडक्टर में क्या होगा ना, एक ही डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सिव फोर्स रहेगा जब दोनों कंडक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following connection of transformer will given the highest secondary voltage। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ वाइंडिंग में हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोल्टेज मिलेगा। अगर प्राइमरी स्टार कनेक्शन रहेगा, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्शन रहेगा, या फिर प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार रहेगा, या फिर प्राइमरी भी स्टार और सेकेंडरी भी स्टार रहेगा, या फिर प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी भी डेल्टा कनेक्शन रहेगा। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो अगर डेल्टा कनेक्शन रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो अगर हमारा स्टार कनेक्शन रहेगा, इसी कंडीशन में हमें उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में हाईएस्ट वोल्टेज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, प्राइमरी होगा डेल्टा कनेक्शन, देखो ये डेल्टा कनेक्शन है और सेकेंडरी है स्टार कनेक्शन, तो देखो ये स्टार कनेक्शन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप ऑफ कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में हमें सेकेंडरी वोल्टेज में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग इन। देखो ये इधर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, एक है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही होता है, मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर, इसमें एक ही वाइंडिंग है, देखो एक ही वाइंडिंग है। इसमें ये इधर से जो आता है देखो ये वाला, ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक से देखो इधर से जो है ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और इसी प्राइमरी वाइंडिंग का ये जो पार्ट है ये होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसीलिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का एक पार्ट हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन
डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। देखो इधर हमें एसी ट्रांसमिशन सिस्टम और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम दोनों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। तो देखो जो एसी होता है उसमें इंडक्टेंस रहता है, कैपेसिटेंस रहता है, फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। लेकिन जो डीसी होता है उसमें ना ही इंडक्शन रहता है, ना ही कैपेसिटेंस रहता है, ना ही फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो क्वेश्चन में क्या है, जो डीसी होता है इसमें कौन कौन सा चीज़ फ्री मतलब नहीं रहता है। तो डीसी में हमारा इंडक्टेंस भी नहीं रहता है, कैपेसिटेंस भी नहीं रहता है और फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं रहता है। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डैश वेव इज 1। देखो इधर एक है साइनसोइडल वेव, सेकंड में है ट्रायंगुलर वेव, तीसरा है स्क्वायर वेव और सब बोथ। इनमें से कौन सा वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर होगा, देखो ये वाला फिगर देखो, ये हमारा स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव का ये देखो ये फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर वैल्यू कितना है 1। तो इसीलिए जो स्क्वायर वेव ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखो, जो स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म, ये स्क्वायर वेव फॉर्म का देखो इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो फॉर्म फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ये भी आपको याद रखना होगा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। और इसका अगर हम साइनसोइडल वेव के बारे में कहेंगे तो उसका वैल्यू रहता है 1.11। और अगर ट्रायंगुलर वैल्यू के बारे में वेव के बारे में कहेंगे तो उसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना रहता है 1.15। और जो हमारा स्क्वायर वेव होता है उसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1 रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर वेव फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सीरीज रिजोनेंस डैश। देखो जो सीरीज रिजोनेंस सर्किट होता है उसका जो सर्किट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर सर्किट पावर फैक्टर मिनिमम बहुत कम रहता है, या फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में जो वोल्टेज होता है वो 0 रहता है, या फिर सर्किट पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो इसका आंसर होगा, देखो जो सीरीज रिजोनेंस सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर आई बी द करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज रिजोनेंस क्या होता है, देखो पहले देखो सीरीज है, उसके बाद है रिजोनेंस। सीरीज मीन्स क्या है, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों क्या होगा, सीरीज में कनेक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज रिजोनेंस कहेंगे। उसके बाद देखो रिजोनेंस, रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखो जिस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू, देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर का रिएक्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जो कैपेसिटर होता है इसका रिएक्टेंस को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जो जिस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बराबर रहेगा, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्शन होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज रिजोनेंस सर्किट कहेंगे। तो ये हमारा एक सीरीज रिजोनेंस सर्किट कब होगा ना, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन है और इसका इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस दोनों बराबर है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक सीरीज रिजोनेंस सर्किट कहेंगे। और इस सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, ये सीरीज रिजोनेंस है, अगर पैरेलल रिजोनेंस होता है उसमें भी पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी होता है, क्योंकि चाहे वो सीरीज रिजोनेंस हो या फिर पैरेलल रिजोनेंस हो, दोनों में क्या होता है, पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी ही रहता है, एक ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ऑफ लो टेंशन केबल इज। देखो जो लो टेंशन केबल होता है उसका वोल्टेज का वैल्यू कितना रहता है, 220 वोल्टेज से कम रहता है, या फिर 600 वोल्टेज से कम रहता है, या फिर 400 वोल्ट से कम रहता है, या फिर 1000 वोल्ट से कम रहता है। तो देखो जो LT टाइप केबल होता है या फिर जिसको हम लो टेंशन टाइप केबल कहते हैं, इसका वोल्टेज 1000 वोल्ट से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो 220 वोल्ट भी 1 से कम है, तो ये भी आंसर होगा। 600 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट, ये तीनों हमारा 1000 वोल्ट से कम है, लेकिन इसका जो लिमिट है या मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक ही हम क्या कहेंगे, इसको लो टेंशन कहेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लो टेंशन नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, दी मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी 1000 वोल्ट, जिसको हम 1000 वोल्ट को हम 1 किलो वोल्ट भी, 1 kV या फिर 1 किलो वोल्ट भी कहते हैं। अगर उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है 1 kV, तो उसको हम क्या कहेंगे, LT। अगर वो 11000 या फिर 11 kV तक रहेगा उसको हम HT कहेंगे, और 33 kV तक रहेगा तो उसको हम सुपर टेंशन kV कहेंगे,
सुपर टेंशन केबल कहेंगे। अगर 66 केवी तक रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहेंगे, और या फिर 132 केवी तक रहेगा तो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल कहेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो LT कितना तक रहता है, HT कितना तक रहता है, सुपर टेंशन कितना तक रहता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितना तक रहता है, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज कितना तक रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है ना, बराबर रहता है। तो इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर आई होगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर स्टेशन कैन बी इजीली स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडीशंस आर नो वार्मिंग अप पीरियड इज रिक्वायर्ड। देखो इधर एक थर्मल पावर प्लांट है, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, चौथा डीजल। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पावर प्लांट में अगर वो बंद है, कोल्ड कंडीशन में है, लेकिन उसको स्टार्ट करना होगा तो हम उसका कोई भी वार्मिंग अप पीरियड की जरूरत नहीं होगा। हम चाहेंगे तो जब चाहेंगे स्टार्ट करेंगे, जब चाहेंगे बंद करेंगे। तो वो होगा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि इसमें कोई भी पानी से क्या चलता है हमारा, ये जो इसका जो अल्टरनेटर होता है, टर्बाइन घूमता है, पानी गिरता है, उससे टर्बाइन घूमता है, टर्बाइन घूमने से हमारा अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर से बिजली बनता है। तो इसमें कोई भी वार्मिंग अप पीरियड नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन थर्मल या फिर न्यूक्लियर या फिर डीजल, इसमें हमारा वार्मिंग अप पीरियड रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला, ये देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसमें वार्मिंग अप पीरियड नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।